पाकिस्तान वर्सेस नेपाल इस एशिया कप की शुरुआत आज हुई इस पहले मैच से। और पहले मैच में अगर हम देखें ओवरऑल तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जीत मिली है जो कि है 238 रन से। जिस तरह की परफॉर्मेंस की पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस थी वो डेफिनेटली यहाँ पर आई है, लेकिन नेपाल की एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें डेफिनेटली जीत के लिए आपको कहना बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल जीत जाए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर बात थी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की। क्या नेपाल इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहा? चलिए इस एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टॉस जीता, अगर हम बात करें पाकिस्तान ने, और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस वक्त ऐसा अजीब लगा, क्योंकि अगर आप बॉलिंग कराकर पहले रेस्ट्रिक्ट करते स्कोर पे तो इतनी ज़्यादा खासी लंबा चौड़ा मैच नहीं जाता और एक बेहतर रिलैक्स आपके बॉडी को मिल जाता। जो हमने देखा कि एंड की बाद में हारिस राउफ भी काफ़ी स्ट्रगल करते नजर आए, बाबर आजम खुद भी कहीं ना कहीं उनके लेग में भी पेन वगैरह हो रहा था। इससे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था, क्योंकि बहुत आराम से बहुत जल्दी नेपाल को यहाँ पर निपटा कर एक मामूली स्कोर चेस कर आप रेस्टिंग मोड पे जा सकते थे, क्योंकि आपका अगला मैच जो है बड़ा मैच है। तो उसलिए आपसे कहीं ना कहीं ये टॉस जैसा लगा था कि वो पहले बैटिंग लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, माफ़ कीजिएगा, पहले बॉलिंग लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए अब बात करते हैं बैटिंग करने के लिए जब पहले आए थे। सबसे पहले पाकिस्तान का फेस बाय फेस जानते हैं, फिर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें। बिल्कुल, शुरू के पावर प्ले 1 में 1 से 10 ओवर में टीम ने 44 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाने वाली हुई, लेकिन 11 से 40 ओवर के बीच मिड फेस में टीम ने 169 रन जोड़े और 2 विकेट यहाँ पर टीम को नुकसान उठाना पड़ा। स्कोर काफ़ी भारी भरकम यहाँ बनाया। वहीं पर आखिरी के फेस में 41 से 50 ओवर तक डेथ फेस में बहुत ज़्यादा ऊपर अपना स्कोर लेके चले गए और 10 ओवर में 129 रन पाकिस्तान की टीम ने बना दिए आखिरी ओवरों में और 2 विकेट का नुकसान सिर्फ उन्हें उठाना पड़ा। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बैटिंग यूनिट की बात करें, फिर बॉलिंग में भी चलेंगे नेपाल की। बैटिंग यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो शुरुआत जो है वो इतनी खासा अच्छी नहीं रही पाकिस्तान के लिए। अगर हम देखें यहाँ पर जो फ़खर जमान है वो 14 रन बनाकर आउट हो गए, इमाम उल हक भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, जहाँ जो कि एक बेहतरीन रनआउट कहीं ना कहीं किया गया नेपाल की तरफ से। रोहित बड़ल ने वो रनआउट किया था। उसके बाद अगर हम देखें 40-44 में यहाँ पर 2 विकेट निकल गए थे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन पार्टनरशिप एंड इफ्तिकार और बाबर की जो पार्टनरशिप है वो तो बहुत बड़ी है, सबकी नजरों में आई होगी। लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी, मेरा ऐसा मानना है कि उस पार्टनरशिप से भी ज्यादा क्रूशियल है। उसकी भी एक अपनी जगह है, डेफिनेटली वो स्कोर नहीं, वहां पर विकेट गिर जाते तो एक लो टोटल में रह जाती टीम, लेकिन ये पार्टनरशिप की अपनी एक अलग अहमियत है। वो क्यों? नहीं, ज़रूर देखिए, ये बिल्डअप पार्टनरशिप है और बिल्डअप पार्टनरशिप को कोई इतना वैल्यू देता नहीं है। अगर एंड में ऐसी नोट पर इनिंग खत्म हो तो जहाँ पर आप ताबड़तोड़ शतक लगा दें आप कोई प्लेयर, तो वो इनिंग ढक जाती है बहुत ज़्यादा। जो रिजवान और बाबर आजम ने की थी पार्टनरशिप, 80 अबव की पार्टनरशिप थी, शानदार पार्टनरशिप दोनों ने लगाई, 100 गेंदें भी खेली साथ में और बहुत कमाल की रही है। पहले शुरू में थोड़ा सा आराम से खेले, देख कर खेले और शॉट सिलेक्शन जो थे वाकई में बहुत शानदार थे, कोई रिस्क नहीं था जी। उस पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट कोई भी खराब शॉट नहीं था और ना ही कोई एल्बो आउट या कोई कैच आउट। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। सिंगल्स, डबल्स, डॉट बॉल्स सबसे भरपूर था। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई अनाड़ी खेल रहे हैं या इस तरीके से कि हाँ चलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें शुरू में देखने को मिला। शुरू के 10 ओवरों में 8-10 ओवरों में जो स्ट्रगल देखने को मिला, लेकिन वो सेटअप उन्होंने बहुत अच्छा किया। जिस वक्त एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी अभी हाल ही में एग्जैक्टली ऐसी इनिंग खेली थी और फिर से अब जब एशिया कप शुरू हुआ है मेन इवेंट, तब भी उन्होंने ये टीम के लिए काम आया। बहुत शानदार पार्टनरशिप रही थी। बिल्कुल, इसलिए इस पार्टनरशिप के बारे में बात करनी जरूरी थी, जो कि कहीं ना कहीं उस बड़ी भरकम 200+ की पार्टनरशिप के बीच में ढक जाएगी, लेकिन डेलीकेट इन सब चीज़ों पे नज़र जरूर बनाए रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें, रिजवान जो है वो कहीं ना कहीं एंड बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी वे में आउट हुए। वो डेफिनेटली अपना बेसिक वहाँ भूल गए इस वजह से, और वो क्लियरली नज़र आ रहा था, जैसे कि हमारा अपने कहीं ना कहीं ऑन लाइव कमेंट्री में भी सुना कि वो अपना सर बचाने की, अपनी बॉडी और सर बचाने की कोशिश में लग रहे थे कि वो बॉल वो देख ही नहीं पाए कि मुझे बल्ला ड्रैग भी करना है। रिजवान जो है वो डाइव लगाने वाले प्लेयर में से ही है। 10 आउट ऑफ 9 हम देखते हैं कि पूरा घिस के डाइव लगाते हैं और वो बच जाते हैं रन आउट से। लेकिन यहाँ पर यही होता है कि जब आप हेलमेट ना पहने हो तो एक रिस्क आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जब थ्रो आएगा तो आपको लगेगा यार मेरी तरफ तो नहीं आ रहा, मेरी बॉडी पे तो नहीं लग रहा। इस चक्कर में रिजवान जो है अपना बेसिक ही भूल गए और बैट ट्रैक करना होगा, रन आउट एक बेहतरीन हुआ। लेकिन वो आप फील्डर से नहीं छीन सकते, उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर जरूर किया। जी हाँ, दीपेंद्र ने वो थ्रो किया था। उसके
उसके बाद आगा सलमान की बात करें, जैसे ही वो ग्राउंड पर आए, वो पिच पर आए, जब उन्होंने अपना स्टांस लिया, अयान आपको याद होगा, शायद व्यूअर्स हमारे नहीं मानेंगे, अयान आपको याद होगा, मैंने आपसे तुरंत कहा ये नहीं खेल पाएंगे स्पिन, भले ही सामने एसोसिएट हो या फिर वो स्ट्रगल कर रहे हो, इनसे स्पिन नहीं खेली जाएगी। और हमने 3-4 बॉलों में दिखा दिया कि नहीं आप तो फंस गए। बिल्कुल संदीप ने उन्हें फंसा लिया है। जरूर रिवर्स स्वीप, क्या फालतू का रिवर्स स्वीप मारा था वहाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे बल्ले से खेलिए। आप क्या अभी आने वाले प्लेयर दिखाएंगे सीधे बल्ले से खेलने का एग्जांपल, जो आपके नेक्स्ट प्लेयर हैं अभी हम बात करेंगे उनकी, लेकिन आपने जिस तरीके का क्रिकेट खेला विकेट एकदम फालतू का गंवाया है, वहाँ विकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके पार्टनर इतना अच्छा खेल रहे हैं, अब बस साथ दीजिए, रन्स करिए, पार्टनरशिप करिए, एक और 50 रन की पार्टनरशिप में उनकी हेल्प करिए, थोड़े डॉट बॉल्स खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप करते क्या फालतू का विकेट देकर आप रिवर्स स्वीप मारने चले गए जो आपको आता नहीं है, सीधी सी बात। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो विकेट वेस्टलेस गया है, वो उसकी अगर हम बात करें, और डेफिनेटली अब उम्मीद नहीं करेंगे कि नेक्स्ट जो बड़ा स्टेज है, बड़ा मैच है, वहाँ पर परफॉर्मेंस निकल कर आ जाए, वहाँ पर तो ये गलती किसी भी तरह से गुंजाइश में नहीं होगी, यहाँ हो गई लेकिन वहाँ ये गुंजाइशें नहीं चलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आए इफ्तिकार अहमद, यहाँ पर जो पार्टनरशिप हुई है यान वो एक बेहतरीन हुई है। अब मैं इफ्तिकार से पहले आपकी चाहूँगा बाबर आजम की इनिंग को आप कैसे देख रहे हैं? सिर्फ एक ड्रॉप चांस जो कि 55 रन पर मिला था। हम बॉलिंग और फील्डिंग पे आएंगे अभी नेपाल के, पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। बाबर आजम की 151 रन की इनिंग को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं ज़रूर, देखिए यही वो पल होते हैं जब आप कोई प्लेयर बड़े बनते हैं, तो यही कुछ इनिंग्स याद आती हैं कि टीम आज कैसे स्ट्रगल कर रही थी, टीम का क्या हाल था, 2 विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान जैसी इतनी बड़ी क्रिकेट टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, क्या इतिहास रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना होता कि हार ही जाते, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हारने की कगार पर है, कि शुरुआत हो गई है हारने की, मैच स्टार्ट हुआ, अरे यार पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है, बड़ी ख़राब हालत है, उस वक्त पर प्लेयर्स का चलना ये अपने आप में क्वालिटी दर्शाता है। और बाबर आजम ने ये एक और बार करके दिखा दिया है अपनी टीम के लिए, क्या इनिंग खेली है, क्या क्लास इनिंग है, और सचमुच आप एशिया के सबसे बड़े प्लेयरों में से एक शुमार ज़रूर होंगे आने वाले टाइमों में, आपका नाम लिया जाएगा जिस तरीके से और प्लेयरों का लिया जाता है या लिया जाता था हमारे एशिया से, आपका नाम ज़रूर निकलेगा। क्या इनिंग थी, डिटर्मिनेशन था, सिंगल्स पर आप बहुत डिपेंड रहे हैं, ये सबसे खूबसूरती वाली चीज़ लगी कि ऐसा नहीं है कि हाँ एसोसिएट बॉलर है तो पेल दो रख के कहीं भी उठा के मारो, हवा में मारो, फायर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत क्लिनिकल, शानदार, क्लासिकल शॉट हमें देखने को मिले, ड्राइव देखने को मिले, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, सारे शॉट्स एकदम जो क्रिकेटिंग बुक के शॉट होते हैं हमें वो देखने को मिले। और एक काम इनिंग, प्रेशर था तो था, उन्होंने आराम से प्रेशर को जाने दिया, सिंगल्स के साथ, डबल्स के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप की, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी। बिल्कुल, और उनकी इनिंग में एक चीज़ और नजर आई जब वो शुरू में बैटिंग कर रहे थे कि ये 50 ओवर का गेम है, बिल्कुल ये क्लियर उनके नजर में, उन्हें समझ में, उन्हें क्लियर पता था ये 50 ओवर का गेम है, मैं अगर डेप्थ तक लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली टीम बहुत बड़े स्कोर तक जाएगी और मेरा खुद का स्कोर भी काफी बेहतर हो जाएगा। अब वो एग्जैक्टली उन्होंने करके दिखाया, वो माइंड में फिट कर आए थे कि ये 50 ओवर का गेम है। अनलाइक अदर प्लेयर्स की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के भी और नेपाल की तो पूरी टीम की हम यहाँ बात करें। उसके बाद इफ्तिकार अहमद ने प्रेशर रिलीज किया, जिस तरीके की इनिंग्स उनसे एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उन्होंने वो डिलीवर की है। एक बेहतरीन फिनिश की, ताबड़तोड़ 71 बॉलों में 109 रन, नॉट आउट निकले, उनका पहला 100 है ओडीआई में, ये तो कहीं ना कहीं और बहुत एशिया कप में आया तो चलिए और बड़ी बात हो गई, ओपनिंग में ओपनर में आया, जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर आया, तो एक और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर परफॉर्मेंस जरूर रही है। तो ओवरऑल स्कोर जो है वो 342 रन, 6 विकेट पाकिस्तान ने 50 ओवर में कहीं ना कहीं बनाए, जो कि एक वक्त पर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इतना स्कोर पहुँचेगा, लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त वापसी 2 पार्टनरशिप्स के दम पर पाकिस्तान ने यहाँ पर की है। अब बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम फील्डिंग्स की। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा खराब फील्डिंग यहाँ पर आज देखने को मिली है, बहुत ही ज्यादा खराब। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो हमने देखा कि सेकंड सबसे ज्यादा रन आउट, कैचेस या फिर ओवरथ्रोज में रन देने वाली टीम जो थी वो नेपाल थी। पूरी की पूरी जो जितनी भी सारी टीम्स वहाँ पर खेल रही थी, 10 टीमें जो खेल रही थी, और सेकंड नंबर पर थे वो। और देखिए यहाँ पर भी वही सेम रिप्रेजेंटेटिव है। बट डेफिनेटली जो फील्डिंग कोच है नेपाल के, जो भी फील्डिंग वगैरह का जिम्मा संभालते हैं, और मोहम्मद सर को भी मैं कहना चाहूँगा फील्डिंग का स्तर सर आपको उठाना होगा, क्योंकि ये एक चीज है जो आप कभी ये बहाना नहीं दे सकते कि सामने ओपोनेंट बड़ी है या एसोसिएट वर्सेस फुल नंबर खेल रहे हैं। तो बहुत यहाँ पर स्किल्स का जो डिफरेंस है वो बैटिंग और बॉलिंग में समझ में आता है कि एक एसोसिएट जब फुल नंबर से खेलने गई है, फील्डिंग में वो चीजें अलग होती हैं। फील्डिंग में आपकी जो
एथलेटिक है, फील्डिंग में आपकी जो फिटनेस है, फील्डिंग में आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से आपको कराया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कितनी तेजी से आपको बॉल फेंकना और बॉलों को पकड़ना और दौड़कर बॉलों की तरफ डाइव मारना सिखाया जा रहा है, ये फील्डिंग कोच का काम है। बहुत ही ज़्यादा पुअर वर्क कर रहे हैं फील्डिंग कोच जो भी है टीम के इस वक्त। डिजास्टर से डिजास्टर फील्डिंग हमें देखने को मिल रही है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पूरे टूर्नामेंट में जो खराब फील्डिंग हुई थी वो शायद इस एक मैच में हमें देखने को मिली है। तो फील्डिंग का कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनेगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, आपकी फील्डिंग क्यों आखिर से खराब हुई है, जो कि आज नेपाल की हमें देखने को मिली है। ये तो बात फील्डिंग की हो गई। यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में शुरू के 8 ओवर को हम देखें, जब सोमपाल ने 4 रन 4, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है। लेकिन मैं पहले वही पूछना चाहूंगा, क्यों आउटस्टैंडिंग रही है वो 8 ओवर्स? जरूर, क्या सोमपाल और करण बेहतर करा रहे थे? बिल्कुल। देखिए, हमने जिस तरीके से अपने एनालिसिस में भी कहा था ये बात कि आपको रूम ज़्यादा नहीं देना है, आपको अपने विकेट टू विकेट में बॉडी लाइन में बॉलिंग करानी है, और काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे सोमपाल करण शुरू के ओवर में। और जो भी उन्होंने रूम दी है उसमें बाउंड्रीज मिली हैं, या तो आपको बाउंड्रीज मिली है या फिर आपने लेग साइड में डाली है तो आपको वहाँ पर भी चौका मिला है, फ्री रन्स गए हैं, तो इससे बचे हैं। और कोशिश की है इन दोनों ने शुरुआत में कि थोड़ा सा लाइन और लेंथ के साथ पकड़ कर चले, जो कि हमें देखने को मिला है। विकेट भी आखिरकार मिले हैं, खासकर जो फ़खर जमा का मिला, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए अपने आप को, कि फ़खर जमा है ही ऐसे प्लेयर, उन्हें अगर बाउंड्री नहीं मिलेगी तो 2-3-4 बॉलों बाद तो वो थोड़ा सा जम जाते हैं, और वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए गए और बॉल हल्का सा बाहर की तरफ जाता जा रहा था और बहुत शानदार एक निप लगा और आसिफ ने बहुत एक खूबसूरत कैच पकड़ा। लेकिन बॉलिंग शुरुआत में इन दोनों की बहुत एक टिपिकल पेस बॉलर की तरह बॉलिंग हुई है, लाइन टू लाइन, विकेट टू विकेट, जिसका एक बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिला। बिल्कुल, शुरू के 8 ओवर में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कराई। यहाँ पर आपको क्रेडिट उसका देना होगा करण केसी और सोमपाल गांधी को, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो हमने एशिया कप से पहले आपके सामने रखा था, जो कि रखा था कैप्टन रोहित पुड़ैल से। बिल्कुल, वो हमने आपके सामने रखा था, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं, आप कुछ चीज़ों पर आप कह सकते हैं कि बड़ी टीम्स हैं, स्टेट है, पहली बार यहाँ पर आई है, वो सब चीज़ें ठीक है। वो कौन सी चीज़ें वो आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एज अ कैप्टन भी एक और बार रोहित पुड़ैल ने वही ब्लंडर किया जो हमने पहले भी देखने को मिला, और वही चीज़ एशिया कप शुरू होने से पहले ही हमने अपनी वीडियो में आपको पॉइंट आउट किया था कि रोहित पुड़ैल की एक प्रॉब्लम जरूर है कि जहां पर वो देखते हैं कि एक अच्छी बॉलिंग हो रही है, एक अच्छा सेटअप हमने बनाया है, थोड़ा प्रेशर बनाया है, अचानक से उस बॉलर को वहां से उड़ा देते हैं और किसी और थर्ड फोर्थ बॉलर को वहां पर ले आते हैं, जिससे वो मोमेंटम जो है वो नेपाल के पास से हटकर वो ऑपोजिशन के साथ चला जाता है। शुरू के 8 ओवरों में मुझे हमें डेलीगेट को ये समझ नहीं आया कि ऐसी क्या गलती सोमपाल और करण ने की जो अचानक से उनसे एक ओवर या मिनिमम एक ओवर या 2 ओवर और नहीं वहां पर कराए जा सकते थे। क्लियर है, क्योंकि देखिए आप बात के लिए बचाना वो आपके लिए वो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप फेवरेट्स नहीं है, आपको जो देना है ऑन स्पॉट देना है। अभी अगर आपका जो मैच है, अगर अब इस वक्त आपकी मुट्ठी में है, तो अगर आप फुल मेंबर के खिलाफ खेल रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप मुट्ठी खोलेंगे तो समझ लीजिए वो मुट्ठी कभी बंदी नहीं होगी। जी हाँ, वो मौका था कि एक ओवर सोमपाल और करण को आपको वहां पर और देना चाहिए था। उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी और ऑप्शन के लिए जाते, वो एक बहुत बड़ी गलती वहाँ पर हुई है, जहाँ पर उन्होंने गुलशन को लगाया, उसके बाद ललित को लगा दिया, पूरा मोमेंटम ही वहाँ से खत्म हो गया और जो है एक पार्टनरशिप हो गई बाबर और रिजवान के बीच में, जिन्होंने एक बेस तैयार करके दे दिया इफ्तिकार और बाबर को भी। एक और खराब कप्तानी की निशानी यहाँ पर हमें देखने को मिली। यही चीज़ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी देखने को मिली थी, जिससे हाथों आया मोमेंटम टीम गंवा देती है। एंड उसके बाद का पूरा मिड फेस का बॉलिंग और ओवरऑल बॉलिंग आपको कैसी नजर आई? यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ रही हैं? नहीं, देखिए बहुत क्लास बैटिंग रही है, जैसे कि हमने कहा भी था कि आपके सामने बहुत बड़े बड़े ओपोनेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो उस प्रेशर को कहीं ना कहीं कॉप करने में कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर आई है। मिड फेस में अगर आप देखिए, कोई ये कहेगा कि देखिए हमने इतने ओवर तक तो अच्छा करा, रिजवान बाबर को हमने बांधे रखा, हमने रन्स नहीं बनाने दिए। ज़रूर है, शुरुआत में आपने ज़रूर किया है, लेकिन आप सिंगल्स डबल्स भी, आप फील्डिंग भी मिस कर रहे थे, जिससे प्रेशर बॉलर्स पर पड़ रहा था। बॉलर्स अपनी बॉलें चेंज कर रहे थे और फिर चौके छक्के भी पड़ रहे थे। बिल्कुल, तो ये इतना ज़्यादा डिपेंड रहता है कि फील्डिंग आपकी ख़राब हो रही है तो बॉलर्स के ऊपर ही ब्लेम जाएगा कि बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग चेंज की और फिर क्या हाल हुआ, बॉलर्स आराम से रन दिए जा रहे हैं। खासकर हमने देखा जिस तरीके से संदीप ने स्ट्रगल किया है, जिस तरीके से आपके अदर बॉलर्स आए हैं, गुलशन झा को लगाया गया बीच में, और कुशल भुरतेल को भी एक ओवर के लिए लगा दिया गया। क्यों लगाया ये भी समझ में नहीं आया, जब आपके पास लिमिटेड बॉलर्स हैं। करण केसी का एक ओवर बच गया। अब यही एक्सप्लेनेशन क्या है बताइए? आप सोचिए,
इकोनॉमीज़ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सेकंड सबसे बेहतरीन इकोनॉमी वाले बॉलर का एक ओवर बच गया मैच में। अब आप सोचिए ये कप्तानी किस तरीके की हुई। बताइए। अब ये कप्तानी तो ऐसे नहीं कर सकते ना, अरे पाकिस्तान की तो कप्तानी ऐसे हो गई, अरे इंडिया थी तो ऑस्ट्रेलिया थी तो कप्तानी ऐसे हो गई। कप्तानी और ये सब चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है ना, ये तो ऑपोजिशन के कंट्रोल में नहीं है। आप सोचिए सेकंड बेस्ट इकोनॉमी वाला बॉलर एक ओवर रहते चला गया, बताइए आप। और एक ओवर में आपने किसी एक थर्ड पार्ट टाइमर बॉलर को दे दिया, वो ओवर वहां पर वेस्ट कर लिया। वो जरूरी नहीं था बेफालतू का, आपको करंट किसी के पूरे ओवर करने चाहिए थे। यही कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं जो रोहित एज ए कैप्टन बहुत गलती करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद इफ्तिखार आए, उन्होंने फिर वहाँ से बॉलिंग एकदम खराब प्लॉट पे चली ही गई। जब इफ्तिखार और बाबर ने अटैक कर आखिरी के 12-13 ओवरों में, खासकर 12-13 ओवरों में बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो गई। कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहाँ स्कोर था, इस टीम स्ट्रगल कर रही थी, पार्टनरशिप जमा, लेकिन उसके बाद एक फ़ायदा नहीं उठा पाए कुछ विकेट्स का, कप्तानी का भी। और जो मिड में जो बॉलिंग हुई है वो क्लास बैटिंग की वजह से हुई है। जिस तरीके से रिजवान ने, बाबर ने कॉप अप किया है एक प्रेशर सिचुएशन का, ज़रूर होता अगर हम देखते हैं कि शायद और विकेट गिर सकते थे, लेकिन अगर आपके सामने ऐसे बल्लेबाज टैकल नहीं होते ज़रूर आप विकेट गिरा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में थोड़ी सी कमी नज़र आई है। क्यों? क्योंकि आपकी फील्डिंग ने बहुत बड़ा साथ दिया है। जी हाँ। फील्डिंग की वजह से आपकी बॉलिंग जो है वो चेंज हुई है। काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के लिए जा रहे थे बॉलर्स, मिड फेस में एफर्ट डाल रहे थे, अरे ये करता हूँ, अरे ये करता हूँ, ये बॉल डाल के देखता हूँ, थोड़ा ये करके। दीपेंद्र सिंह एरी एक ही बॉल पकड़ के चल रहे थे और वो थी यॉर्कर। सिर्फ उनके दिमाग में यही था कि बस मुझे यॉर्कर डालनी है, मुझे यॉर्कर डालनी है। देख लीजिए छक्का खाए हैं, चौका खाए, इफ्तिखार अहमद ने क्या हाल किया। तो यही है ना, वो एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने का, जबकि करना नहीं था। आप विकेट टू विकेट डालते, बॉडी लाइन डालते, जो ललित राजवंशी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर पिच से हल्का टर्न मिलता तो बहुत बेहतरीन, उनका शायद 1-2 विकेट भी उनके साथ होते, लेकिन टर्निंग ना मिलने की वजह से उन्हें कोई और बॉल आती नहीं है। ये ललित राजवंशी के साथ थोड़ी दिक्कत ज़रूर है। उन्हें वक्त के साथ थोड़ा जल्दी सीखना होगा कि विकेट्स भी कुछ और वेरिएशंस भी निकालने हैं, क्योंकि वेरिएशन एक स्पिनर के लिए, जो कि आप क्वालिटी स्पिनर है, आपको बहुत ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा कुछ वेरिएशन सीखें। और उम्मीद है वो सीखेंगे भी। ऐसे प्लेटफॉर्म से ज़रा थोड़ा जल्दी भी सीखना होता है, क्योंकि आजकल का क्रिकेट जो है काफ़ी लड़के आपके पीछे हैं जो आपका जगह लेने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। खैर, तो ये पूरे बॉलिंग कार्ड की यहाँ पर बात हो गई। बॉलिंग कार्ड की हम बात करें, बॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा निराश तो किया ही किया ज़रूर है, लेकिन उनका जो बखूबी जो उनका मामला जो ख़राब करने में फील्डर्स ने भी कोई भी कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी है। फील्डिंग बहुत मिस आउट रही है। लगभग 40-50 रन जो है वो फील्डिंग से, खराब फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, तो ये पूरा बॉलिंग एनालिसिस आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है शुरू। और फिर वही एक चीज़ हमने, जैसे हमने पहले की वीडियोस में आपके सामने कहा था कि वही एक प्रॉब्लम फिर से नेपाल टीम के बॉडी लैंग्वेज में नजर आई। शुरू के 10-15 ओवरों में ऐसा लगता है कि हाँ, टीम जो है बहुत ज़बरदस्त कर रही है, बहुत पूरी तरह से फुल ऑन मोड पर है, लेकिन वही फिर धीरे धीरे जैसे ओवर बीतते जाते हैं, 15-20 ओवर के बाद एकदम ऑफ मोड, ऑफ ट्रैक और डेथ ओवरों में उसका सबसे बड़ा खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है जब वो हेवी रन के लिए जाते हैं, चाहे टीम सामने कोई भी क्यों ना हो। उस वक्त एस्ट्रेट भी होती है तो भी वो लास्ट के 10 ओवर में काफ़ी रन के लिए टीम चली जाती है। तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ये लॉन्गर फॉर्मेट में जो कंटिन्यूटी बनाए रखना है कि 50 ओवर तक हमें ऑन फील्ड पूरी तरह से बने रहना है, वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी नेपाल के अंदर नजर लगातार आती है। अब बात करते हैं यहाँ बैटिंग की। चेस करने जब टीम यहाँ पर उतरी, फेज बाय फेज में यहाँ पर ज़्यादा बात करने की कुछ है नहीं, तो फेज बाय फेज के बाद हम चलते हैं सीधा बैटिंग कार्ड की तरफ। यहाँ पर डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अच्छे बैट्समैन इन बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाते, तो नेपाल किस तरह से टिक जाता है, इसमें कोई दरार नहीं। यहाँ पर पूरी तरह से डेलीकेट मानेगा। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है एक से बढ़कर एक हो, इंडिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कहीं से भी हो। अफगानिस्तान की आप हालत देखिए, वो तो खुद 59 बॉल आउट हो गए। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर डेलीकेट, जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पर नहीं किया सकता था, तो वहाँ पर नहीं किया सकता, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चूक है। अब यही तो बात है, क्योंकि एज अ कंप्लीट पिक्चर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या क्या ओपोनेंट की वजह से यहाँ पर हुआ है, लेकिन उसके बीच में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में थी, जो आप बेहतर कर सकते थे। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुशल भुरतल जिस बॉल पर आउट हुए, दुनिया के किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से आप पूछिए, आप चाहे तो नेपाल के किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछिए, क्रिकेट कोच से पूछिए, या फिर आप किसी और कोच से पूछिए, जिस बॉल पे कुशल भुरतल आउट हुए वो खराब डिलीवरी में गिनी जाएगी। वो एक खराब डिलीवरी में गिनी जाएगी। 5वीं, 6ठी या 7वें स्टंप पे आई हुई, लेग स्टंप पे बाहर की तरफ बॉल थी, वो एक खराब डिलीवरी में गिनी जाएगी। तो यानी क्या हुआ कि एक खराब डिलीवरी में कुशल भुरतल ने अपना विकेट गंवा दिया। ये गलती नंबर 1। इसमें बॉलर या फिर कोई बहुत
बहुत तेज आक्रमण का कोई यहाँ पर कसूर नहीं है। आसिफ शेख, नसीम शाह, डेफिनेटली वो जो एज गया मेरे ख्याल से ये वही था। जी हाँ, यहाँ पर आप बॉल स्प्रेड देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतने उसके आदि नहीं है, स्पीड भी थी, तो एक अलग नसीम शाह तो एक अलग लेवल के बॉलर है। रोहित पटेल कोई दौराय नहीं है। शाहीन की तो वो पीस डिलीवरी होती है, उसमें उन्होंने रोहित, राहुल और बटलर बहुतों को उड़ाया हुआ है, तो उसमें भी हम रोहित को ब्लेम नहीं करेंगे। जहां पर लगता है कि नहीं बॉलर्स का अपना क्रेडिट जाएगा वो जरूर जाएगा। आरिफ शेख डेफिनेटली बोल्ड, हारिस राउफ जब वो पूरा हट के खेल रहे थे, क्लीन बॉल हो गए। जी हाँ, वो 26 रन, वहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर हो रही थी थोड़ी बहुत सोमपाल और उसमें, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पीड से मात खा गए और वो हट के खेलने की कोशिश करते, बोल्ड हो गए। उसमें मैं आरिफ में यहाँ पर दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर सोमपाल कामी। सोमपाल कामी एंड मेरे ख्याल से एज आया था, जो बेहतरीन रिजवान की बेहतरीन कैच थी और एक बेहतरीन डिलीवरी भी थी, और जो उन्होंने सेटअप किया 2-3 बॉलों बाद वो भी कहीं काफी थी। इसमें भी मैं सोमपाल को यहाँ दोस्त नहीं दूंगा, डेफिनेटली बॉलिंग को पूरा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि जहां पर गलती नहीं है, जहां पर आप पहली बार खेल रहे हैं, आपने टैकल नहीं किया है, तो फिर वहां पर जबरदस्ती नहीं कह सकते हम कि नहीं बहुत खराब खेले आप। कुशल मुर्तल डेफिनेटली दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि वो एक अच्छी डिलीवरी थी। उसके बाद गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ला, इन 3 बैट्समैन के आउट होने पे ऐसी क्या बॉलिंग हो रही थी सामने, और ऐसे क्या खतरनाक बॉलर थे सामने कि ये तीनों बैट्समैन अपना विकेट कम से कम 30-35 बॉल भी टिका नहीं पाए। बिल्कुल। एंड क्या एक्सक्यूज होगा इन 3 बैट्समैन के लिए? आप देखिए गुलशन झा एकदम, जो शादाब खान विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, जो नवाज, आप कह सकते हैं कि बहुत एवरेज बॉलर्स हैं। अगर हम देखें स्पिनर्स में, अगर हम आप रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए इनके लास्ट 10 मैचेस में, इनके खिलाफ भी अगर आप आउट हो जा रहे हैं तो बताइए आप क्या एक्सक्यूज देंगे इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अपने आप में एक शॉट देखिए, शॉट सिलेक्शन से पता चल जाता है कि आपने विकेट दिए हैं या लिए गए हैं। तो आपके विकेट देखने के तरीके देखिए, गुलशन झा ने कौन सा वो फ्लाइंग शॉट मारा है कि शायद उन्हें लग रहा था 2 बॉल में 6 रन चाहिए, चलो छक्के मारने की ट्राई करता हूँ। खेलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं खेलते? किसने रोका है आपको? वहाँ पर कितना अच्छा मौका था कि आप आराम से खेलिए, ओवर्स खेलिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए। अभी पिछले 2 महीनों से सब कह रहे थे वाह 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 खेलना है, एशिया कप खेलना है, वाह वाह वाह, चलो हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, वाह क्या मज़ेदार है। 19 ओवर में, माफ़ कीजिएगा 24 ओवर में ये जज्बा भी ख़त्म कर दिया। आप सोचिए 25 ओवर भी टीम बैटिंग नहीं कर पाई, और वहाँ पर हमने आपको बताया कि 4 विकेट सिर्फ पेसर्स ने ली, जो अपने दम पर उनकी पेस की वजह से मिले हैं। उसके बाद तो पेसर्स ने बॉलिंग करानी छोड़ दी थी। तो ये क्यों? कुशल मल्ला, गुलशन झा, दीपेंद्र, क्या ये बैटिंग नहीं आती? क्या इनके नाम 50s नहीं है, शतक नहीं है? क्या इन्होंने खेला नहीं है कभी? क्या इन्होंने पहला डेब्यू कर रहे हैं क्या यहाँ पर डायरेक्ट? ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? क्या 50 ओवर तक, 40 ओवर तक पहुंच जाइए। 50 ओवर चलिए मुश्किल काम है, शायद नहीं हो पाता है। यही है यंग प्लेयर्स का टेम्परामेंट। यही दिक्कत होती है कि आप देखेंगे दीपेंद्र सिंह ऐरी को तो शायद ओडीआई में दिक्कत हो ही रही है लगातार। वो तो कंटिन्यूसली चल रही है। ओडीआई में मेरे ख्याल में आप कुछ फैसले शायद, वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन कॉप अप करना, 40 ओवर क्यों नहीं खेल पाए, ये थोड़ा सवाल अपने आप पे कोच को भी पूछना चाहिए कि आखिर चलिए पेस बॉलर की बहुत स्पीड थी, दिक्कत हो रही थी हमें, अगर वो कराते तो कोई बात नहीं, हम 23 ओवर में ऑल आउट हो गए शायद। लेकिन स्पिनर्स आए हैं, स्पिनर्स की इतनी नहीं कट रही थी, तो आपने हवाई फायर करने की आपको क्या ज़रूरत थी, उड़ाने की? ऐसा तो नहीं कि हम मैच जीतने वाले थे, हाँ एक बॉल में 4 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, तो आपने हवाई फायर किया। ये समझ से परे है। अगर जो समझते हैं क्रिकेट को वो इसे भी समझे कि प्लीज़ आप खेल सकते थे। 23 ओवर खेलने के लिए तो शायद आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आए थे कि यार 23 ओवर का हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया था कि वाह 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 23 ओवर हम खेलेंगे। ये तो बेइज्जती की बात हुई ना कि 23 ओवर खेल के आए, जहां पर आप और आराम से खेल सकते थे। आपके हाथ में था कि हम 40 ओवर तक खींच देते मैच, जो कि गंवा दिया गया। बताइए आप, गुलशन, दीपेंद्र और कुशल मल्ला ने ओवरऑल इन 3 बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, 38 गेंदें खेली हैं उनके खिलाफ, जो बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लगते। अगर हम देखें शादाब खान और नवाज को ओडीआई में अगर हम बात करें स्पिनर्स के लिहाज से, तो आप खुद ही सोचिए कि आप यहाँ पर क्या एक्सक्यूज देंगे। नए बहुत टफ टीम थी, बहुत टफ बॉलर्स थे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये आप एक्सक्यूज दे सकते, और आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी सोच फिर वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स है। आपको अपनी सोच को उठाने की जरूरत होगी। आप फिर इसका मतलब है कि आप फैक्ट नहीं समझ रहे। जैसे कि फिर से हम कहना चाहेंगे, कुशल मुर्तल, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह ऐरी और कुशल मल्ला,
कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि सामने ओपोनेंट टफ था, बॉलर टफ थे, ये टफ था, कंडीशन टफ थे, बॉल यहाँ पड़ के वहाँ जा रही थी या वहाँ पड़ के यहाँ आ रही थी या अनप्लेबल स्विंग थी, ये कुछ भी नहीं था। इन 4 के विकेट पे ये चारों किस तरह से डिफेंड करेंगे कि उनका विकेट कैसे गिर गया, ये अपने आप में हैरानी ज़रूर होगी। तो ये पूरा बैटिंग कार्ड का हाल, जहाँ पर एक बहुत ही कम स्कोर पर 104 रन के अंदर ऑल आउट हो गया। आपको बता दें कि ये पिछले 30 सालों में एशिया कप ओडीआई हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट टोटल है किसी भी एसोसिएट का पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब रिकॉर्ड रहा है। इस तो अगर आप एट द एंड कहें कि क्या नेपाल इस पहले मैच में जीतने की हमने बात कभी की भी नहीं थी, क्या इंप्रेस करने में कामयाब रहा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम ने की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आई हैं कि जहाँ पर आप रुक सकते थे, बॉलिंग खतरनाक नहीं हो रही थी, आपने टेम्परामेंट नहीं दिखाया, और उससे पहले आपकी फील्डिंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर से भी ज़्यादा डिजास्टर रही मैच 1 में अगर हम बात करें, और बॉलिंग की बात भी हमने आपके सामने रखी है। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग को आप किस तरह से जज कर रहे हैं? नहीं, आउटस्टैंडिंग पेसर्स का कमाल रहा ही है। शादाब खान के बारे में इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अभी और देखना है लॉन्गर फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट और अच्छी बड़ी टीमों के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो अब टक्कर वहाँ से होगी, देखना होगा। चलिए 2 तारीख को मैच है, वहाँ काफ़ी कुछ क्लियर, काफ़ी क्या, और उसके आगे भी है, फिर उसके आगे है वर्ल्ड कप है, सुपर 4 के मैचेस होंगे फिर, और हम देखेंगे आगे किस तरीके से काम करते हैं उनके स्पिनर्स। पाकिस्तान के भी इतने क्वालिटी के तो है नहीं, लेकिन पेसर्स की जहाँ तक बात है वो तो एज यूजुअल बहुत शानदार है। पेसर्स दुनिया की किसी भी पिच में वो बेहतरीन बॉलिंग करा सकते हैं, और इसका एक और हमने नज़ारा देख लिया आज भी। बिल्कुल, तो ये फिलहाल एनालिसिस में इतना है। डेफिनेटली डेलकेट ये ज़रूर जानता है कि आप आउट ऑफ 100 मान के चलिए, अगर ये वीडियो 100 लोगों ने देखा हो तो 90 लोगों को शायद ये एनालिसिस पसंद नहीं आएगा, इसमें कोई राय नहीं है। कि 10 लोगों को जिन्हें पसंद आएगा, ये शायद उन्हीं के लिए एनालिसिस था जो फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, जो आंखें बंद नहीं करते। डेलकेट ने कभी अपनी आंखें बंद नहीं की और लगातार ये चीज़ें उठाती रहा है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी और यहाँ पर भी, कि सिर्फ एक्सक्यूजेस देकर निकल जाना ये डेफिनेटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ से भागिए मत, उसे फेस कर ठीक करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट मैच इंडिया से होने वाला है, वहाँ पर उसकी पोस्ट मैच प्रीव्यू वगैरह सब कुछ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल क्या नेपाल इस पहले मैच में एशिया कप के इंप्रेस करने में कामयाब रहा? बिल्कुल भी नहीं। क्या नेपाल ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है जब पहली बार कोई एसोसिएट टीम पाकिस्तान से भिड़ी हो एशिया कप में? बिल्कुल भी नहीं। जवाब आपके सामने है कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो डेफिनेटली ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।